सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पाठ की शुरुआत की थी, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, मुद्रित पत्रिकाएं, इंटरनेट, इन सभी के बारे में चर्चा हमने शुरू की थी। लेखन कार्य के अंतर्गत क्या क्या कमियां और क्या क्या खूबियां इन माध्यमों में आती हैं, इसका वर्णन हम कर रहे थे। हमने मुद्रित माध्यम के बारे में पढ़ा, पत्र पत्रिकाएं और जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, उनकी विशेषताएं और उनकी जो कमियां हैं उनको हमने जाना। उनका हम उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रिंट मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम की विशेषताएं हैं। सबसे मजबूत कड़ी है जनसंचार की। वाणी को शब्दों में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम है। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व रहता है। लंबे समय तक हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। विभिन्न संदर्भों के लिए ये बहुत उपयोगी भी है। इसमें लिखित भाषा का विस्तार होता है। भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शब्दों का उपयुक्त उपयोग या प्रयोग हम इसमें करते हैं। चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम बहुत अच्छा माध्यम है ये। और पढ़ने, समझने और सोचने की जो योग्यता है उसका विकास जो है इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। वहीं जहाँ इसकी इतनी सारी खूबियाँ हैं, वहीं प्रिंट माध्यम की कुछ खामियाँ, कुछ कमियाँ भी हैं। जैसे प्रिंट माध्यम निरक्षर लोगों के लिए पूर्णतः अनुपयोगी है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वे इसे पढ़ नहीं सकते। अतः ये केवल और केवल साक्षर और पढ़े लिखे लोगों के लिए ही उपयोगी है। दूसरा, टीवी, रेडियो की तरह तुरंत खबरें ना मिलना। जिस प्रकार टीवी और रेडियो में हमें तुरंत घटित घटनाओं की सूचना या खबर हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है, ये सुविधा हमें मुद्रित माध्यम या अखबार या पत्र पत्रिकाओं में प्राप्त नहीं होती है। 24 घंटे में प्रकाशित होना। समाचार पत्र 24 घंटे में एक बार प्रकाशित होते हैं, अतः 24 घंटे के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उनकी जानकारी हमें 24 घंटे पश्चात अगले दिन प्राप्त होती है, जब समाचार पत्र प्रकाशित होता है। खबरें लाने के लिए निश्चित समय सीमा का होना। और इसमें जो अगली खामी हम देखते हैं वो ये कि रिपोर्टर एक निश्चित समय सीमा के अंदर बंधे हुए होते हैं, और उस समय सीमा को डेडलाइन हम कहते हैं। और उस समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्टर्स को, संवाददाताओं को अपनी जो खबरें हैं वो प्रकाशन हेतु जो है लेकर आने की उनकी बाध्यता होती है। तो ये जो कमियां हैं और खूबियां हैं वो हमने प्रिंट माध्यम की पढ़ी। उसके पश्चात रेडियो की संरचना, रेडियो में समाचार कैसे लिखे जाते हैं उसकी शुरुआत हमने की थी। तो आइए आगे इसी को हम पढ़ते हैं। समाचार लेखन हेतु हमें कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे समाचार वाचक जो हैं रेडियो पर, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। सबसे पहली जो बुनियादी बात है वो है साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने वाले से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत नहीं आए। अर्थात अगर उन्हें दिक्कत आएगी तो वे अटक जाएंगे और समाचार जो उस समय रेडियो पर प्रकाशित हो रहे हैं वो सही रूप में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो वाचक को इससे अटकने और जो है गलत पढ़ने का खतरा नहीं रह जाता है। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। ये जो रेडियो समाचार पढ़ा जाना है, जब उसे टाइप किया जाता है तो उसके 2 शब्दों के मध्य में ट्रिपल स्पेस मतलब 3 बार स्पेस बटन को दबाया जाना चाहिए। उसके साथ ही
दोनों तरफ जो मार्जिन लाइंस होती हैं या मार्जिन जो एरिया होता है उसे पर्याप्त मात्रा में छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे मार्जिन तक ले जाकर हम उसे टाइप कर रहे हैं। और तीसरी जो बात है वो ये कि एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए, इससे ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई भी शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं रहनी चाहिए। कि जो शब्द विभाजन का मतलब है कि जिस तरीके से हमने आधा शब्द अंत में लिख दिया और आधा शब्द वहाँ लिख देते, दूसरी लाइन में लिख देते हैं, तो वो जो कार्य है वो रिपोर्ट जब हम पढ़ रहे हैं रेडियो पर उसमें नहीं होना चाहिए। इससे भी जो वाचक या वाचिका है वो अटक जा सकते हैं और गलत पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जब पृष्ठ का अंत होता है तो पृष्ठ के अंत में सबसे अंत में जो लाइन है वो पूरी होनी चाहिए, वो बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। अर्थात जब कोई एक पृष्ठ खत्म हो रहा है तो उसके अंत में जो पंक्ति है वो अधूरी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है और किस खबर को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिससे जबान लड़खड़ाने लगे। संक्षिप्ताक्षर जैसे कि हम केवल ये लिख करके छोड़ देते हैं, उदाहरण की जगह हम उ, दा और डॉट लगा करके हम छोड़ देते हैं, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो नहीं होने चाहिए। दूसरा, अंक नहीं लिखे होने चाहिए। जैसे जो अंकों में हम चीज़ें लिखते हैं वो अंकों में नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि अंकों में अगर लिखने लग गए तो जो वहाँ पर समाचार वाचक है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा करने के बजाय केवल ऐसे ही लिख देते हैं 283755 लिखने की बजाय अगर हम 28,37,550 लिखा जाना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब मैंने इसे बोला तो मुझे भी इस संख्या को पढ़ने में दिक्कत हुई, इसलिए मैंने 283755 पढ़ा। लेकिन अगर इसी की बजाय मैंने सीधा यही पढ़ा होता कि 28,37,550 तो शायद मुझे भी पढ़ने में दिक्कत नहीं आती और मेरी भी ज़बान नहीं लड़खड़ाती। अतः जो अंक होते हैं उन्हें शब्दों में लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक या वाचिका को पढ़ने में मुश्किल हो सकती है। इसे हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है रेडियो समाचार लेखन के लिए। इसी तरह अखबारों में प्रतिशत और डॉलर जैसे सांकेतिक चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है, यानी प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी भ्रम जो है उत्पन्न हो सकता है। कई बार हम जल्दबाजी में या वाचक पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाता है। इसी तरह 28,37,550 रुपये को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। 28,37,550 लिखने के बजाय सीधा हम इसे केवल अगर 28 लाख भी लिख देते हैं तो इसे समझने में जो श्रोतागण हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखा जाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। ये तो जाहिर सी बात है कि जब मैच के रनों की बात आएगी तो जितने रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं हम उतने ही लिख सकते हैं, हम उसकी राउंड अप संख्या 100 नहीं लिखेंगे। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नज़दीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए।
वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। आंकड़े तुलनात्मक हो तो बेहतर होता है। जैसे इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया है, ज़्यादा संप्रेषणीय है। संप्रेषण मतलब आपस में जो हम बातें करते हैं उनका संप्रेषण करते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं वो चीज़। तो अगर हम 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन लिखेंगे तो वे नहीं समझ पाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा अगर हम ये लिखते हैं कि 7.5% बढ़कर 86 लाख टन हो गया है तो वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा उत्तम है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1925 ना कि हम इसे अंकों में लिखेंगे। जैसे आज की जो दिनांक है 27 अप्रैल 2020, हम उसको इसी तरह लिखेंगे, ना कि हम उसे अंकों में लिखेंगे। अगला है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह समाचार के समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं कहीं शाम को भी छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले बुधवार, पिछले शुक्रवार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए, और अगर ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है। जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। तो ये तो हुई रेडियो पर समाचार किस तरह प्रकाशित किया जाता है। रेडियो पर समाचार लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो रेडियो समाचार वाचक या वाचिका जो उस समय रेडियो पर वाचन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सहूलियत होती है। वो किसी तरह से अटकते नहीं हैं, और समाचार वाचन जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत जो है समाचारों को सुनने में नहीं आती है। अब हम आते हैं टेलीविज़न पर। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है, और इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात का खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। अभी हमने रेडियो की बात की। रेडियो में जिस तरह से शब्दों का लिखा जाना और समाचार का लिखा जाना, उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक वैसे ही टेलीविज़न लेखन में भी हमें इन सावधानियों की आवश्यकता होती है। भले ही टेलीविज़न पर दृश्य दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर दृश्य और समाचार वाचक के जो शब्द हैं आपस में तालमेल नहीं बैठाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दृश्य पहले दिखा दिए गए और उससे संबंधित जो खबरें हैं वो अगर बाद में बोली जा रही हैं,
तो उनमें सामंजस्य, उनमें तारतम्यता नहीं बैठती है। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे शब्द दिखाए जा रहे हैं वैसे वैसे जैसे जैसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं वैसे वैसे शब्द भी उसके अनुकूल चलने चाहिए, नहीं तो तारतम्यता नहीं बैठेगी और समाचार सुनने वालों को और देखने वालों में को बहुत अटपटा सा लगेगा। कई बार हम इस बात को इस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि कई बार हम लोग फिल्म वगैरह देखते हैं, तो जब फिल्म पर डायलॉग बोले जाते हैं तो कई बार लिप मूवमेंट जो होता है वो पहले हो जाता है और डायलॉग की आवाज़ हम तक बाद में पहुंचती है। तो उस फिल्म को देखने में किसी तरह का की खुशी नहीं मिलती, तारतम्यता नहीं हमें बैठती है और वो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती है। तो ठीक वैसे ही टेलीविज़न का जो समाचार है उसमें भी होता है कि दृश्यों के अनुकूल ही हमें अपने जो शब्द हैं वो उसके साथ बोलने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी तक हमने प्रिंट मीडिया और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जानी है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, कहीं और का नहीं। मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह बन सकता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है, जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहते हैं कि जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो उसमें हमारे पास दृश्य नहीं होते, केवल ब्रेकिंग न्यूज़ के आधार जो एंकर है और या न्यूज़ रीडर है वो केवल हमें ब्रेकिंग न्यूज़ बताता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों की प्रस्तुतिकरण के तरीकों की बात करें तो इसके कई तकनीकी पहलू जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। टेलीविज़न पर प्रकाशित होने वाली जो खबरें हैं वो विभिन्न चरणों में हम तक पहुंचाई जाती हैं। विभिन्न चरणों के साथ साथ किस तरीके से वो हम तक पहुंचाई जाती हैं उसका जो उल्लेख है या उसकी जो चर्चा है वो हम करेंगे। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों में से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण होते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, ट्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। इन को पढ़ाने से या समझाने से पहले मैं आप सबको ये ज़रूर जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो विभिन्न चरण यहाँ दिए गए हैं इनसे संबंधित हमारे जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है उसमें प्रश्न आते हैं जो कि अभिव्यक्ति माध्यम से एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के शब्द जो शब्द होते हैं उनको लेकर के आते हैं, उनकी परिभाषा हमें देनी होती है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ से हम सभी अवगत हैं कि क्या होती है, कि जो घटना तुरंत घटित होती है वे तुरंत दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसमें किसी तरह के कोई चित्र हम तक नहीं पहुंचते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में
तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। इसमें पूरी डिटेल नहीं बताई जाती है, ना ही कि पूरे चित्र जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं। केवल जो घटना घटित हुई है वो कम से कम शब्दों में एक सूचना के रूप में जो है दर्शक वर्ग तक पहुंचाई जाती है। ड्राई एंकर, एंकर जो संवाददाता होते हैं उन्हें कहते हैं। ड्राई एंकर मतलब सूखा जिसे कहते हैं। तो यहाँ ड्राई एंकर के संदर्भ में या ड्राई एंकर के संदर्भ को जिस संदर्भ में लिया जा रहा है वो यही है कि जो एंकर होता है वो केवल और केवल दर्शकों से सीधे बातचीत करता है, उन्हें केवल और केवल खबरें देता है। उससे संबंधित किसी प्रकार की जो दृश्य हैं वो एंकर की शब्दों के साथ या एंकर की सूचना के साथ साथ प्रकाशित नहीं होते हैं, और जब दृश्य नहीं आते हैं इसलिए इसे ड्राई एंकर कहा जाता है। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है कि वहाँ जो रिपोर्टर मौजूद है उसके द्वारा जो खबरें एंकर तक पहुंचाई जा रही हैं, संवाददाता तक पहुंचाई जा रही हैं या समाचार वाचक तक पहुंचाई जा रही हैं, वो केवल और केवल उनसे वो सीधी सीधी बातचीत जो है दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उनसे संबंधित जो दृश्य हैं वो नहीं दिखाए जाते। अगला आता है हमारा फ़ोन इन। फ़ोन इन जैसा कि शब्द से ही हम समझ पा रहे हैं कि शायद फ़ोन से संबंधित बात की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती है वह दर्शकों को बताता है कि सीधे बात ना करके फ़ोन के माध्यम से रिपोर्टर जो है समाचार वाचक तक खबरों को या खबरों की जानकारियों को पहुंचाता है और उसके बाद दर्शकों तक वो खबरें पहुंचती हैं। तो फ़ोन के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है उसे हम फ़ोन इन कहते हैं। अगला जो चरण आता है टेलीविज़न समाचार में वो आता है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। विजुअल, एंकर विजुअल का मतलब है कि जब उस घटना से संबंधित या सूचना से संबंधित दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं तो उन दृश्यों को लेकर के जो समाचार या खबर जो है वो लिखी जाती है और फिर लोगों तक उस खबर को पहुंचाया जाता है। तो जब उन वाक्यों को बोला जा रहा है जिस पर वो दृश्य आधारित हैं, तो वो दृश्य और जो वाक्य हैं वो साथ साथ टीवी पर दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दृश्य पहले दिखा दिए गए हैं और कुछ बोला नहीं जा रहा है, या केवल बोल दिया गया है और दृश्य दिखा दिए गए हैं। दोनों ही चीज़ें, समाचार का वाचन और दृश्य दोनों ही एक साथ वहाँ पर दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं और सुनाए जाते हैं। अगला जो चरण आता है वो आता है एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। आप समझ, एंकर बाइट का मतलब है कथन। कथन का मतलब है कि जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में जहां संवाददाता जानकारी देता है, संवाददाता पूरी खबर को एकत्रित करके उसको जोड़ करके जनता तक या दर्शकों तक पहुंचाता है, वहीं उस घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं या जो उस घटना से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे भी संवाददाता बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत को
टेलीविज़न के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। ऐसा करने से जो खबर संवाददाता ने दी है उसको प्रामाणिकता दी जाती है। प्रामाणिकता मतलब ये प्रमाण किया जाता है कि जो खबर बताई जा रही है वो सही है। उसके जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने उस घटना को घटते हुए देखा है, या संबंधित व्यक्ति जो उस घटना से जुड़े हुए हैं। तो एंकर बाइट का मतलब है वहाँ मौजूद जो आई विटनेस हैं, जिसे हम प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं, उनसे बातचीत की जाती है या घटना से संबंधित व्यक्तियों से बातचीत की जाती है और उन बातचीत को समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। अगला आता है लाइव। लाइव यानी किसी घटना का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओवी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। आजकल इस जो समाचार के जो चैनल्स इतने आ गए हैं और कंपटीशन जो इतना हो रहा है, स्पर्धा जो इतनी बढ़ गई है समाचार के क्षेत्र में, तो सभी समाचार के जो रिपोर्टर्स हैं या समाचार चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो ये चाहेंगे कि जो कुछ भी घटना घटित हुई हो वो सबसे पहले उनके चैनल पर प्रकाशित की जाए। जो कुछ भी घटना घटित की गई है उसे तत्काल दर्शकों तक पहुंचाया जाए। तो इस होड़ में सभी लगे रहते हैं और वहाँ मौजूद रहते हैं जहाँ पर घटना घटित हुई है। और जब उस घटना को साक्षात दिखाया जा रहा है, मतलब जो घटना घटित हुई है वहाँ से डायरेक्ट उसकी जानकारी, उसके दृश्य, उससे संबंधित और भी अनेक जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी बातचीत जब डायरेक्ट जनता तक पहुँच रही है, उसमें बीच में कोई समाचार वाचक नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट जनता उसे देख रही है, तो वो लाइव कहलाया जाता है। तो आज जब इतनी ये कह सकते हैं स्पर्धा जब चल रही है कि कौन पहले खबरों को पहुंचाए, ऐसे में लाइव प्रसारण जो टीवी पर दिखाया जाता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी एक तरह से हो जाता है कि जो चैनल सबसे पहले कोई अहम खबर बताता है वही चैनल जो है दर्शकों का प्रिय हो जाता है। तो लाइव का मतलब होता है कि जहां घटना घटित हुई है उस घटना स्थल से उस घटना की जानकारी सीधा प्रसारण जो है टीवी पर करके जनता तक उसे पहुंचाया जाना। अगला आता है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज क्या होता है? पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। अब पैकेज मतलब जब जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएं। हम ट्रिप पर जाते हैं तो भी बहुत सारे पैकेज हमें मिल जाते हैं। ट्रैवल पैकेज मिल जाता है जिसमें खाना पीना रहना घूमना सब हमें मिलता है। ठीक है, ऐसे ही एंकर पैकेज भी है। एंकर पैकेज का मतलब हुआ कि एक घटना से संबंधित जो कुछ भी बातें या जानकारियां हैं उन सबको एकत्रित करके और फिर उस पर लेखन करना और उसकी जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। तो इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए ज़रूरी सूचनाएं आदि होती हैं। अर्थात जो घटना घटित हुई है उसका दृश्य है, उससे जुड़े हुए लोगों की बाइट, जिसे अभी हमने एंकर बाइट के रूप में पढ़ा। अगर कोई जानकारी ग्राफिक रूप में देनी है तो उससे जुड़ी हुई घटनाएं, और इसके अलावा कोई अन्य गौण खबरें हैं वो भी हम इसमें देखते हैं। तो टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उपरोक्त जो भी हमने चरण पढ़े हैं टेलीविज़न के, उन सभी को ध्यान में रख कर के ही टेलीविज़न का जो समाचार है वो हम तक पहुंचाया जाता है। और एक रिपोर्ट के जब सारी खबरें या सारे चरण आपस में मिल जाते हैं तो वो एक एंकर पैकेज का रूप ले लेते हैं और वो पैकेज एक रिपोर्ट के माध्यम से हम तक पहुंचाया जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें।
तो इस तरह हम देखते हैं कि जो समाचार लेखन है या समाचार जो वाचक है वो किस तरह अपने समाचार को प्रकाशित करता है, किस तरह के चरण जो है एक समाचार वाचक के लिए उपयोगी होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न पर समाचार प्रकाशित करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण चरण हैं, वो सारे के सारे हमें इस जो एंकर पैकेज है इसमें प्राप्त हो जाते हैं और इनके आधार पर एक टेलीविज़न समाचार लेखन को हम पूरा कर पाते हैं। प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, उसके पश्चात आता है इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता में हमें मुद्रित माध्यम, रेडियो और टेलीविज़न, इन तीनों का ही सम्मिलित रूप प्राप्त हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में इंटरनेट पत्रकारिता जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा उपयोगी भी जो है मानी जाती है। तो भारत में इसके या विश्व में इसके जो का जो इतिहास है इस पर थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं हम। अब एक विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक और तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपरफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज होती है। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच में हुई। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ना जाने बहुत सारी लैंग्वेज जो थी इस समय निकल के आई। और आज का जो समय, आज 2020 चल रहा है और 2020 में बहुत तेज़ी से जो है इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ ली है और आज के समय में या आज के दौर में ऐसा लगता है कि अगर इंटरनेट नहीं हो तो शायद एक तरह से ये दुनिया ही थम जाए। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 93 से शुरू हुआ और दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और हम उसके पश्चात आज पत्रकारिता की दृष्टि में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेटसमैन, पायनियर, NDV, IBN, जी न्यूज़, आज तक, आउटलुक, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज़ जो चैनल्स हैं वो हमें इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। और हम अगर हमारा न्यूज़ छूट भी जाए या हम नहीं सुन पा रहे हैं तो हम इंटरनेट पर जाके बीते हुए दिन की न्यूज़ भी सुन सकते हैं, पुरानी न्यूज़ भी देख सकते हैं और जो हमारी न्यूज़ छूट गई है हम उसे पुनः देख सकते हैं। आइए अब हिंदी भाषा में नेट संसार की बात कर लेते हैं। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। अब हिंदी की बात करें, अभी हमने जो पहले पढ़ा वो सारे के सारे अंग्रेज़ी अखबार थे जो इंटरनेट पर प्रकाशित हुए।